साथियों नमस्कार। साथियों आज वही विषय आगे बढ़ेगा जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हम ट्रायल की शुरुआत होने से पहले ही, जैसे ही आपकी बेल हो जाती है, कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें बेल होने के पहले ही आप बाहर आ सकते हैं, मुकदमा खत्म समाप्त हो सकता है। लेकिन अभी वो स्टेज चल रही है जिसमें आप अगर जेल चले गए हैं या आपने कोर्ट में सरेंडर होकर के अपनी बेल करा ली है। बेल करा लेने के बाद आप किस तरीके से बिना मुकदमा चलाए उस मुकदमे को समाप्त करके बाहर आ सकते हैं। दोस्तों 2 पॉइंट मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उसमें 2 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो विशेष पॉइंट ये थे कि एक तो लिमिटेशन से आपका बाढ़ तो नहीं है मामला, धारा 468 सीआरपीसी, और दूसरा था धारा 320 सीआरपीसी की आपका मामला कन्फेशन में तो नहीं आता है, माने कंपाउंडिंग ऑफेंस से संबंधित तो नहीं है जिसमें आप कुछ हर्जाना दे करके मामले को वहीं समाप्त कर सकते हैं और अपने घर बैठ सकते हैं। आज उससे आगे विषय पर चर्चा है। आज उससे आगे का विषय यह है कि आपके मामले में क्या ऐसी स्थिति है कि आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों ये ट्रायल शुरू होने के पहले का प्रक्रम है। फर्जी एफआईआर हुई है, थाने में बैठे बैठे दरोगा जी ने आपके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है, कोई एविडेंस नहीं है, आपने जो एविडेंस भेजे हैं वो भी पत्रावली पर लगे हैं। आपने अपने डिफेंस में, भाई जैसे ही आपके खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल हो, आप एक्यूज्ड के तौर पर ही अपने उन लोगों के जिन लोगों ने वो घटना होते देखी है या उसमें वो सफाई दे रहे हैं, घटना कुछ और थी और उसको रूप किसी और चीज का दिया गया है, तो उन लोगों के एज ए सफाई साक्ष्य आप एफिडेविट पुलिस अधिकारियों को भेजें, वो केस डायरी का पार्ट बनेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, वो एफिडेविट तभी केस डायरी का पार्ट बनेंगे जब वो टाइम पीरियड के अंदर भेजे गए होंगे, थ्रू स्पीड पोस्ट भेजे गए होंगे, थ्रू एसएसपी या एसपी भेजे गए होंगे या सीओ के थ्रू भेजे गए होंगे, माने वो रिटन में आ जाएं। और इसके अलावा मुख्य बात यह है कि आपके मामले का इन्वेस्टिगेशन समाप्त ना हुआ हो, पता चला कि विवेचना समाप्त हो चुकी है, उस समय आपका एफिडेविट पहुंच रहा है या आपके और गवाहों का जिन्होंने वो घटना देखी है या उस समय वो मौजूद थे, घटना कुछ और है, बात कुछ और बनाई गई है, तो वो ऐसे शपथ पत्र वहां अगर पहुंच रहे हैं और वो केस डायरी का पार्ट हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कोई अपराध ही नहीं हुआ है, आपका इस अपराध से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और आरोप पत्र फिर भी आपके विरुद्ध प्रेषित किया गया है, तो आप उसी स्टेज पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करा सकते हैं। और वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन 3 सेक्शन सीआरपीसी में अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। उन 3 सेक्शन के अंतर्गत आप करा सकते हैं, क्योंकि ट्रायल जो है वो 4 प्रकार का होता है। दोस्तों पहला ट्रायल होता है सेशन ट्रायल। जिस मुकदमे में ऐसा कोई मामला या ऐसा कोई अपराध का आरोप लगाया गया हो जो मामला ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट हो, माने वो सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा, माने उसमें उसके वो जो मुकदमा चलेगा वो सेशन न्यायालय में चलेगा, तो उसको कहते हैं सेशन ट्रायल। ये अक्सर बड़े मुकदमों में जिनमें 7 वर्ष या उससे 7 वर्ष के ऊपर की सजा है, या सीआरपीसी में एक एनेक्जर दिया हुआ है, अनुसूची जिसको बोलते हैं, अनुसूची आ में दिए गए हैं, अनुसूची बा में, तो उसमें लिखा होता है कि ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट, तो जो मामले सेशन न्यायालय द्वारा विचारित किए जाएंगे, विचारणीय हैं, वो सेशन ट्रायल होता है। दूसरा होता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामला, वारंट ट्रायल, माने लोअर कोर्ट में, अर्थात रूरल एरियाज में सीजेएम या एसीजेएम या किसी जेएम, और सिटी में किसी मेट्रोपोलियन एरिया में, मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट में सीएमएम, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ, या एसीएमएम के यहाँ जो चलेंगे, तो उनमें ऐसे मामले जो समन मामले नहीं हैं, उनको वारंट ट्रायल के रूप में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट ट्रायल के रूप में चलाया जाता है।
और दोस्तों तीसरा ट्रायल होता है समन ट्रायल, तीसरा होता है, चौथा होता है समरी ट्रायल, जिसको संक्षिप्त विचारण कहते हैं, जो 138 एनआई एक्ट के केस में या कुछ विशेष केसेस में लागू होता है। बहुत हल्की प्रोसीडिंग है उसकी और उसी के बाद उसमें जजमेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो ट्रायल हैं इनमें अलग अलग 3 कोड दिए गए हैं। एक तो है 227 सीआरपीसी, ये तब लागू होगा जब आपका सेशन ट्रायल हो। किसी सेशन ट्रायल में आपको लग रहा है कि इसमें हमारे विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है, ऐसी स्थिति में मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और दूसरा है सेक्शन 239 सीआरपीसी और तीसरा है सेक्शन 245 सीआरपीसी। दोस्तों 245 सीआरपीसी तब डिस्चार्ज एप्लीकेशन जाएगा जब आपके विरुद्ध कोई परिवाद दाखिल हुआ हो और उस परिवाद में आपको तलब किया गया हो, तो उसमें आप 245 सीआरपीसी में जाएंगे और 239 सीआरपीसी में तब जाएंगे जब कोई मजिस्ट्रेट के यहां चाहे वारंट ट्रायल हो चाहे समन ट्रायल हो, तो इनमें आप 239 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देंगे जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन होगा। अब इसकी भी ग्रेविटी देख लेते हैं। अगर आप बाहरी कोई एविडेंस देते हैं, माने आप अपनी सफाई में कोई बाहर से दस्तावेज देते हैं, तो वो यहां रीड नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपकी केस डायरी का पार्ट हो, केस डायरी में हो, उसके साक्ष्य के आधार पर जो कंट्राडिक्शन हो, उसी में पता चला कि 2-2 नजरी नक्शे बने हैं, किसी मामले में एक एफआईआर और अलग से दाखिल हो गई है। बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि मैं रोज कोर्ट में देखता हूं और ऐसे मामले आते हैं कि एफआईआर आपको 207 के अनुपालन में एफआईआर दूसरे की दी जाएगी, आपकी भी दी जाएगी। केस डायरी में 2 पन्ने किसी दूसरे के लगे हैं, आपके भी लगे हैं, और नक्शा नजरी बना है और दूसरे का नक्शा उसमें लग जाए, तो बहुत सारी कमियां अगर ऐसी हैं तो ऐसे मामले में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करिए और आप ऐसे मामले में डिस्चार्ज हो सकते हैं। और अगर ट्रायल कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं करता है, आपके आर्गुमेंट को नहीं मानता है, तो आप उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, वहां से मामले को स्टे करा सकते हैं और वहां पर अपने उस बात को मजबूती से रख करके आप वहां से डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट था कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन के माध्यम से आप डिस्चार्ज होकर के उसी जगह से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बात है कि अगर उस मामले में जिसमें आप एक्यूज्ड हैं, किसी सह अपराधी के रूप में आप हैं, एक्चुअली आज इसका पूरा डिटेल बता दें तब समझ में आएगा। जैसे किसी मामले में जिसमें आरोप पत्र तो पेश हो गया हो, प्रेषित हो गया हो, लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य ना मिल रहा हो, न्यायालय के सामने ना हो, जिससे सब लोगों को कन्विक्शन किया जा सके, कोई ऐसा एविडेंस ना हो। और जितने एक्यूज्ड हैं उसमें विशेषता यही है कि एक से अधिक एक्यूज्ड होने चाहिए। उनमें से एक एक्यूज्ड अगर ये कहता है कि मैं आपको सारा एविडेंस उपलब्ध करा सकता हूं, मैं भी इस घटना में, इस क्राइम में सहभागी रहा हूं, मैंने भी यह घटना कारित की है, तो सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को क्षमादान दे दिया जाएगा और उस व्यक्ति की गवाही को, इसी को सरकारी गवाह कहते हैं, उस व्यक्ति की गवाही पर अन्य लोगों को कन्विक्शन कर दिया जाएगा। आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कहते हैं कि आप सरकारी गवाह बन जाओ, पुलिस कहती है सरकारी गवाह बना देंगे और अन्य लोगों को सजा करा देंगे। तो अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें वास्तव में कोई अपराध हुआ है, आपकी जानकारी में है, तो आप बिना ट्रायल में भाग लिए उसी स्टेज से, दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आपका नॉलेज कमजोर न रह जाए। जो भी मेरी जानकारी में, जितना मैं जानता हूं, जो मैं प्रैक्टिस में देखता हूं, मैं वो बात बता रहा हूं। तो ये इसलिए जरूरी है कि ये भी एक स्टेज है, इस जगह से भी बाहर आया जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्षमादान दे दिया जाएगा और वो व्यक्ति अन्य एक्यूज के लिए गवाह बन जाएगा, बशर्ते इसमें कुछ शर्तें हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक का अपराध हो, कई व्यक्तियों ने किया हो और एक व्यक्ति इसको स्वीकार कर ले और उसका साक्ष्य दे दे।
तो ऐसे व्यक्ति को उस पर ट्रायल नहीं चलेगा, उसको ट्रायल के पहले ही क्षमादान कर दिया जाएगा और क्षमा करके उसका एक्विटल कर दिया जाएगा, वो बाहर निकल आएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब ये पूरी सीरीज चलेगी, इसमें 15-16 पॉइंट हमने बताए हैं। तो इस स्टेज से ये आम जनता के लिए वीडियो है, कोई भी पब्लिक का व्यक्ति अपनी बात को, इस बात को समझे, अगर उसका कोई मुकदमा इन चीजों से कहीं इफेक्ट हो रहा है, इफेक्टेड है, तो वो अपने वकील साहब से बड़ा विनम्रता पूर्वक कहे कि वकील साहब हमारा मामला यहां से सेट हो रहा है, किसी तरह से यहां से हमें, या वो स्वयं कोई प्रार्थना पत्र लिख करके वकील साहब से दिखाए, उनसे मशवरा करे, क्योंकि वकील साहब तो आपके ही हैं, आप ही ने उन्हें किया है, वो आपके भले के लिए ही हैं, आपको अच्छी ही राय देंगे। तो उनसे राय मशवरा करके और इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को दाखिल करके ट्रायल को बीच से ही समाप्त करवा करके बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों बाकी आगे सीरीज में। नमस्कार।